नमस्कार दोस्तों, सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि आर ओ परीक्षा के लिए जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। आपका एग्ज़ाम जो है वो 11 फरवरी 2024 को होने वाला है। तो अगर आप इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो टेस्ट सीरीज़ है वो लगाना जो है इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्योंकि आप कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए उसकी अगर आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई हुई है तो ये मान के चलिए कि 25 से 30% जो स्टूडेंट हैं उनसे आप वैसे भी पीछे हो गए हैं। ठीक है, तो इस पूरी सीरीज़ में जो अलग अलग पेड, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो अलग अलग पेड टेस्ट सीरीज़ कराई गई हैं इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो उनको यहाँ पर प्रॉपर मैं 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पर आपको वीडियो उनके देखने को मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपसे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करवाया जाए तो उसको आप प्रॉपर एक रफ में या उसको आप अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा। भले ही प्रश्न गलत होता है या सही होता है, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन आपको उस प्रश्न को पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अटेम्प्ट करने के बाद जैसे मान लीजिए मैं 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो 10 क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि आपका स्कोर कितना हो रहा है या कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए दिसंबर का महीना स्टार्ट हुआ, आज 1 दिसंबर है। दिसंबर के बाद जनवरी और फिर 11 फरवरी, यानी कि लगभग आपके पास 2 महीने 10 दिन करीब आपके पास क्या है, समय है। तो आप अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए और साथ ही साथ जो ये टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है तो इस टेस्ट सीरीज में भाग भी लेते रहिए। ठीक है, यही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहता था। आइए हम लोग टेस्ट सीरीज को शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन का जो है सिलसिला इसमें देखते हैं। क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जैसा कि यहाँ पर आप इस टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में पहला प्रश्न देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके वीरभानपुर, लंघनाज, चौपानी मांडो और आदमगढ़। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज़ तो याद ये रखनी है कि मध्य पाषाण काल में पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से वीरभानपुर, लंघनाज, चौपानी मांडो और आदमगढ़, अगर इनमें से आपको मालूम होगा कि कौन सा जो जगह है वो किस टाइम पीरियड की है, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन की बात की जाए तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जो है वो कहाँ से मिले हैं, आपका आदमगढ़ से मिले हैं। अब केवल इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है कि और भी जो स्थल हैं उनके बारे में भी हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। राइट, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, आपके पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के क्या हैं ये स्थल दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा आप इनको देख लीजिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। देखिए पुरापाषाण काल की बात करें, जैसे भीमबेटका हो गया, लोहदा नाला हो गया, मातृ देवी की मूर्ति मिली है यहाँ से, और हथनौरा हो गया। कहाँ पर है ये, एमपी में है। ठीक है, यहाँ से क्या मिली हुई है, तो मानव खोपड़ी मिली हुई है। अब यदि हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर देखिए आदमगढ़, कौन सा स्थान है, पहला आदमगढ़ मध्य प्रदेश, और बागौर राजस्थान से भी क्या है, पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, चूँकि ऑप्शन में क्या है, बागौर जो है नहीं दिया गया है और यहाँ पर क्या है, आदमगढ़ दिया गया है, जो कि मध्य प्रदेश का क्या है, एक स्टेट राज्य है। इसके अलावा और भी ऑप्शन देख लीजिए, सराय नहर राय प्लस महदहा, इससे क्या है, ये प्रतापगढ़ यूपी का एक जिला है, प्रतापगढ़ यूपी में पड़ता है। और यहाँ पर क्या है कि हड्डी के जो उपकरण बनाए जाते थे उनके साक्ष्य मिले हैं। साथ ही अगर हम आगे बात करें तो लंघनाज जो कि कहाँ का है, गुजरात का है, यहाँ से क्या मिला हुआ है, तो यहाँ से मानव कंकाल मिली हुई है। ऑप्शन में दिया गया है लंघनाज, वीरभानपुर और आपका आदमगढ़, और एक और उसमें ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, वीरभानपुर की बात करें यदि तो वीरभान जो है वो पश्चिम बंगाल में है और यहाँ से टूल फैक्ट्री मिली हुई है। ठीक है, यानी हथियार बनाने ये क्या मिली हुई है, फैक्ट्री मिली हुई है। राइट, अगर नवपाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, यहाँ से भी कृषि का प्रमाण मिला हुआ है। तो अगर नवपाषाण काल के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है तब ये ऑप्शन आपका हो जाएगा अगर दिया गया है तो। और आयताकार घर, कच्ची ईंटों का प्रयोग, ये भी यहाँ से मिला हुआ है। बुर्ज होम की बात करें जो कि कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में, तो यहाँ से मानव व कुत्ता को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है जो दूसरी दुनिया के अस्तित्व की ओर इशारा करता है। साथ ही चिरांद जो कहाँ पर है, छपरा जिला, बिहार, ये हड्डी उपकरण मिले हुए हैं। तो जो ऑप्शन इसमें आए हुए थे वो तो मैंने आपको बताया ही, उसके अलावा और भी फैक्ट है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आदमगढ़ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य,
कहाँ पर? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, लोहरादेव, ब्रह्मगिरी, टोकवा। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते होंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के पूछा गया है, तो कृषि के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? वो प्राप्त हुए हैं आपके लोहरादेव में। लोहरादेव कहाँ पड़ता है? तो संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा क्या है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, टोकवा कहाँ पड़ता है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रश्न का उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? लोहरादेव हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? ये कैसी सभ्यता थी? यानी कि आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, प्रागैतिहासिक युग से और उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो देखिए, सिंधु सभ्यता की यदि बात की जाए तो ये कैसी सभ्यता थी? एक आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता थी। ठीक है, अच्छा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता क्यों थी? तो देखिए, इसमें जो तीनों टाइम पीरियड हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसको क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक बोलते हैं। ठीक है, और आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं किंतु उनको पढ़ना कठिन होता है, जिससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यानी कि प्राग ऐतिहासिक में क्या है? जिसका कोई लिखित एविडेंस नहीं है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक का मतलब ये होता है कि जिसके लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। अगर अगला जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल में ही प्रॉपर चीज़ों को पढ़ा जा सका है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उस टाइम पीरियड पर ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या? आद्य ऐतिहासिक युग। तीनों का मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे इनको हम डिसाइड कर सकते हैं। राइट, आगे अगर देखें तो अगला प्रश्न है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? उत्तर वैदिक काल, पूर्व आर्य काल, और अगला है मौर्य काल, और अगला है कुषाण काल। ठीक है, तो इसमें से आपको ये बताना था कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो देखिए, अगर आरंभ की बात की जाए तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें भी क्या है? मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, लेकिन इन दिए गए ऑप्शन के आधार पर जो आर्यन पीरियड था यानी कि जो आर्य काल था उसके पहले का समय यानी कि पूर्व आर्य काल को प्रॉपर तरीके से माना गया है कि मूर्ति पूजा का आरंभ जो है यहीं से हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो है मौर्य काल और कुषाण काल, इनका टाइम पीरियड क्या था वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें यदि तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है? तो ये हड़प्पा बस्ती दी गई हैं और नदी जिस पर अवस्थित हैं। यहाँ पर देखिए, हड़प्पा के सामने क्या है? भोगवा, कालीबंगा के सामने घग्घर, लोथल के सामने रावी और रोपण के सामने सतलज दिया गया है। ठीक है, तो इसमें यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनके अलावा भी बहुत सारी नदियां हैं जो किस नदी के किनारे अवस्थित हैं, जो बस्तियां हैं वो भी मालूम होना चाहिए। फिलहाल यहाँ देखते हैं अगर, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो मैं पहले आपको और भी दिखा देता हूँ जो इसके अलावा जो डेटा है इसमें वो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। राइट, क्योंकि देखिए इसमें क्या हो जाता है कि अगर आपको बाकी डेटा भी दिया गया है तब तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि ये डेटा यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है कि जो हड़प्पा नदी है, जो हड़प्पा बस्ती है वो कहाँ पर है? तो देखिए हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये सिंधु किनारे है। सुतका गैंडोर दस्ता, चन्हुदड़ो सिंध, कालीबंगा घग्घर, लोथल भोगवा, धौलावीरा कच्छ का रण, सुरकोतदा साबरमती और भोगवा, बनावली सरस्वती, रोपण सतलुज, कोटदीजी सिंधु। ठीक है, तो इसका आप एक बार प्रॉपर क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको इसमें आसानी रहेगी। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि अब से जो है सारी चीज़ें आपको मालूम हैं। तो देखिए हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो है कहाँ पर है? वो रावी नदी किनारे अवस्थित है। ठीक है, कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा जो है आपका घग्घर के किनारे अवस्थित है। ठीक है, अगर हम लोग रोपण की बात करें तो रोपण कहाँ पर है? तो सतलुज नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, और लोथल हो गया आपका कहाँ पर? भोगवा नदी के किनारे। देखिए 1 का 3 में जा रहा है तो 1 का 3 के 2 ऑप्शन हैं। राइट, कालीबंगा बी का 2 में जा रहा है, घग्घर में जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या है? 4 है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से जो है ये आंसर क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए और इनको एक बार आप देख भी लीजिएगा कि कैसे क्या डेटा इसमें है जो मैंने अभी आपको दिखाया। राइट,
आगे यदि बात करें हम लोग तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बृहस्पति, इंद्र, अग्नि और मारुत। ठीक, तो ये क्या है, वैदिक कालीन देवताओं के नाम दिए गए हैं। तो इसमें पूछा गया था कि वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है। तो इसका ऑप्शन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। राइट, अब क्या है कि जो और ऑप्शन दिए गए हैं इंद्र को, अग्नि को और मारुत को, तो इनकी कितनी हाइम्स यानी कि कितने ऐसे हाइम्स हैं जो क्या है इनको डेडिकेटेड हैं। राइट, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा जैसे इंद्र की बात करें तो इनको पुरंदर भी कहा जाता है, और भी कई सारे नाम हैं इनके जो वैदिक कालीन में देखने को मिलते हैं। इंद्र का भी काफ़ी जो है अच्छा योगदान इसमें रहा है। जो कि प्रश्न यहाँ क्या है कि वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है, तो वो बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो है प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, धर्मसेन के द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा, महाकश्यप के द्वारा और नागसेन के द्वारा। ठीक है, तो देखिए बौद्ध संगीतियाँ 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए ये चीज़ कि टोटल कितनी बौद्ध संगीति हुई हैं, 4 बौद्ध संगीति हुई हैं। और 4 बौद्ध संगीति का जो है टाइम पीरियड क्या था और कब कब उनको कहाँ कहाँ उनका आयोजन किया गया है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ डेटा कि कौन कौन सी हैं। तो देखिए, अगर हम पहली बौद्ध संगीति की बात करें तो वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह, कहाँ पर, नालंदा बिहार, सप्तकर्णी गुफा और वैभरा पहाड़ी। क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है बहुत डीप से पूछ लेता है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कहाँ पर किसके शासनकाल में हुई थी, तो अजातशत्रु। कहाँ के थे, मगध के थे। अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यपा थे। ठीक है, विशेषताओं की बात करें इसमें तो बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद जो है इसका आयोजन किया गया था, और यही प्रश्न जो उसमें पूछा गया है। और इसमें क्या था कि बुद्ध की शिक्षाओं को 3 टोकरियों में बांट दिया गया था। ठीक है, विनय पिटक आदेश के नियम थे और सुत्त पिटक आनंद द्वारा धर्म संकलित थे। ठीक है, यानी सुत्त, विनय और अभिधम्म 3 पिटकों में इसको बांट दिया गया था। इसके अलावा दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो ये 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, बिहार में, काला शोक के टाइम पीरियड पर, और सर्वकामनी जो है क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, तो पश्चिमी भारत के बौद्ध सन्यासियों की कुछ प्रथाओं पर बहस का समाधान करना था। अगर यहाँ पर मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं केवल जो मेन फैक्ट है वो आपको बताता हूँ। आगे अगर बात करें तो तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो कहाँ पर हुई थी, 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के टाइम पीरियड पर हुई थी, और मोगली पुत्र तिस्स क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। और इस सभा का उद्देश्य जो है अवसरवादी गुट बौद्ध आंदोलन को पवित्र बनाना था। ठीक है, थेरेवादा संप्रदाय की उत्पत्ति त्रिपिटक को पाली भाषा के नियमबद्ध किया गया था। अगर चौथी की बात करें हम लोग तो चौथी जो है कब हुई थी, तो 72 BC में, ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व में ये हुई थी। कहाँ हुई थी, तो कश्मीर में। कहाँ, कश्मीर में किस जगह पर, तो कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, और कनिष्क क्या थे, इसके शासक थे। उपाध्यक्ष की बात करें तो अश्वघोष थे, और कनिष्क कौन थे, तो एक कुषाण शासक थे ये। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो वसुमित्र की। चूंकि एक आध 2 बार प्रश्न पूछा गया है कि जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कौन थे, अश्वघोष थे। ठीक है, और बौद्ध धर्म यहाँ पर क्या है, महायान और हीनयान संप्रदायों में बट गया। ठीक है, तो ये क्या थे, चारों जो है बौद्ध संगीतियाँ थी जिनका मैंने यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए आसानी से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं कि जो पहली बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति के टाइम पीरियड पर कौन था, तो महाकश्यप इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अभी मैंने आपको दिखाया कि त्रिपिटक जो है वो जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, देखिए मैंने अभी आपको दिखाया कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी विनय पिटक, जिसमें आदेश के नियम हैं, उपाली द्वारा सुनाए गए थे। सुत्त पिटक आनंद द्वारा संकलित बुद्ध के उपदेशों का महान संग्रह है। ठीक है, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है। 3 क्या है, सुत्त, विनय और अभिधम, ये 3 क्या है, पिटक हैं। और जो किससे संबंधित है, तो ये तो आपको बहुत आसान हो गया होगा कर पाना आप सॉल्व कि ये किससे संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है या बौद्धों से संबंधित है। राइट, अगली बात करें यदि, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। योसुद, जमाली, प्रभास, विपिन। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो भगवान महावीर थे यानी कि जो जैन धर्म के
संस्थापक थे, 24 नंबर के तीर्थंकर थे, तो उनके जो शिष्य थे वो कौन थे? वो जमाली थे, क्योंकि जमाली इनके शिष्य भी थे और इनकी दामाद भी थे। यानी कि इनकी बेटी की शादी जो है वो किससे हुई थी? जमाली से हुई थी। तो इनके प्रथम शिष्य भी क्या थे? यही थे। अब इसमें कुछ विदुषी महिलाओं का भी जिक्र किया जाता है कि लोपा, घोषा, अपाला, तो इनके नाम भी आपको जानकारी में होने चाहिए। फिलहाल यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? जमाली होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन है अशोक, बिंबिसार, उदयन, कनिष्क। यानी कि इन 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उदयन। यानी कि उदयन वह शासक था जिसने क्या किया था कि पाटलिपुत्र को अपनी पहली राजधानी के रूप में डिक्लेयर किया था। अगर यहाँ पर कनिष्क की बात करें जो कुषाण शासक है, 78 AD से लेकर के इनका जो है टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। बिंबिसार और अशोक, बिंबिसार का टाइम पीरियड क्या है ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, साथ ही साथ अब देखिए ये क्या थे आज के हमारे क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में मैं अगले 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँगा। इसके साथ ही ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि चूँकि पहले आपने 10 क्वेश्चन देखे, अब एक प्रश्न जो है यहाँ पर आप अटेम्प्ट करिएगा और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, राइट, भाम्रू स्तंभ है, क्वीन स्तंभ है, रुम्मिनदेई स्तंभ है, मास्की का स्तंभ है। तो ये 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में से वह कौन सा एकमात्र स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया है? इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिसका भी आंसर सही होगा उसको या तो मैं पिन कर दूंगा या अपनी तरफ से आंसर को डाल के उसमें जो है आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट क्या था? वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको 2-4% ही सही लेकिन फ़ायदा ही पहुंचाएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।